वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में से सभी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। तो आपकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर होने वाली है। आपको इस वीडियो में बताई गई सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और साथ में इनकी सॉल्विंग करनी है। तो आपकी एग्जाम की प्रेपरेशन बहुत ही अच्छे से होने वाली है। इस वीडियो को आपने अच्छे से सुनना है और सभी न्यूमेरिकल्स रीजनिंग क्वेश्चंस को साथ में ही सोल्व आउट करना है। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है दैट इज ए ग्लूकोज सोल्यूशन विच बॉइल्स एट द दिस टेम्परेचर। ठीक है, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाट विल बी द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। में क्या सोल्व करना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उसे याद रख लीजिए अच्छे से, अभी हम यूज करने वाले हैं। ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ यूरिया, अब हमें यूरिया बताया गया है, यहाँ पर ग्लूकोज था, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ग्लूकोज है, यहाँ पर यूरिया के बारे में पूछा गया है। विच इज इक्विमोलर टू द गिवन ग्लूकोज सोल्यूशन। मतलब हमें यहां से सोल्व करनी है मोलैलिटी, ठीक है, ऊपर वाले से, और उसको बाद में यहां पर हमें यूज कर लेना है क्योंकि दोनों की ही मोलैलिटी सेम है। तो पहले हम ग्लूकोज के लिए सोल्व करेंगे मोलैलिटी। हमें Kb फॉर वाटर दिया गया है, ठीक है, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, तो उसको हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्विंग को। तो सबसे पहले हमें दी गई है यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, ठीक है। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम चेंज यहाँ पर सोल्व कर लेंगे, इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम कर लेंगे सब्ट्रैक्ट, तो वो आ गया हमारे पास 1.04 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो नाउ यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द Kb इंटू मोलैलिटी। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से। तो हम यहाँ से मोलैलिटी को सोल्व कर लेंगे। मोलैलिटी आ गई, यहाँ पर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय द Kb, तो वो हमने सोल्व कर लिया। सिंपल सा आंसर आ गया, 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब जो हमारा यूरिया वाला पार्ट था उसके लिए हमने सोल्व करनी है यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यूरिया के बारे में सोल्व करते हैं, मोलैलिटी उसकी है हमारे पास। ठीक है, सो आगे सोल्विंग करते हैं, तो ऊपर वाला हो जाएगा। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर मोलैलिटी आ चुकी है 2। अब 2 मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि 2 मोल्स ऑफ द सल्यूट इज प्रेजेंट इन द 1000 ग्राम ऑफ द सोलवेंट, यानी कि वाटर। ठीक है, अब देखिए यूरिया सोल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो आ गए हमारे पास 2, क्योंकि मोलैलिटी 2 है। अब हमें सोलवेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो 1000 ग्राम वाटर है, वाटर का गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो हमारे पास बन जाएगा 55.5। तो यहाँ से हम सोल्व कर लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ द यूरिया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 प्लस करेंगे 55.5, दैट इज अवर 57.5। तो इसको डिवाइड करना है, यही आपकी सोल्विंग थी। यहाँ पर एक थोड़ी सी डिफिकल्ट डिवाइड करने वाली, 0.034 आ जाएगा। अब देखिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, दैट इज PA नोट माइनस PA डिवाइडेड बाय PA नोट। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाता है डिवाइडेड बाय द PA नोट। सो विच इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जो हमने ऐड किया है। तो हमें यही वैल्यू सोल्व करनी थी, तो इसका आंसर भी मोल फ्रैक्शन के ही बराबर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू द 0.034। ठीक है, तो काफी सिंपल सी प्रॉब्लम है, बस हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, वहां से हमारा सोल्व हो जाएगा। तो आपको बेसिक फॉर्मूलाज अगर याद हैं तो अच्छे से सोल्विंग यहाँ पर हो सकती है इजीली। आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम इज अवर MCQ। काफी इंटरेस्टिंग है बट बिल्कुल सिंपल है। When 1 mole of the benzene is mixed with the 1 mole of the toluene, दोनों का सेम अमाउंट 1 मोल, ठीक है, द वेपर विल कंटेन, वेपर्स में ज्यादा कौन होगा। अगर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है दिस वन और वेपर प्रेशर ऑफ द टोलुइन है दिस वन, तो मैं आपको सिंपल सी बात यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, तो हम क्या सोच सकते हैं कि सेम अमाउंट होना चाहिए वेपर्स में, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा।
जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर हायर है तो इसका अमाउंट वेपर्स में ज्यादा रहेगा, यानी कि बेंजीन का वेपर्स इजीली बनते हैं, ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर या एट ए गिवन पॉइंट बेंजीन के ज्यादा वेपर्स बनेंगे क्योंकि उसका वेपर प्रेशर हायर है, ठीक है। सो देयरफॉर देयर इज हायर परसेंटेज ऑफ द बेंजीन इन द वेपर, सो सी इज अवर राइट आंसर, ठीक है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं थर्ड। थर्ड हमारे पास यहाँ पर कुछ असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आप लोगों ने हमारी यहाँ पर एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन की जो वीडियोस की पूरी सीरीज है उसमें आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर असर्शन क्या है, aquatic species are more comfortable in the cold water rather than in the warm water, this is right, ठीक है, क्योंकि जो aquatic species होती हैं, समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा मतलब सही तरीके से रह सकते हैं देन द हॉट वाटर, ठीक है। क्यों होता है ऐसा, अब इसका रीजन उन्होंने क्या बताया है कि डिफरेंट गैसेज हैव द डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। बात ये भी सही है और ये भी सही है, बट ये एक दूसरे का रीजन बिल्कुल नहीं है। तो जो ऑप्शन आपको पेपर में दिए जाएंगे उसमें से हमारा सेकंड आंसर आएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि असर्शन इज राइट एंड रीजन इज आल्सो राइट, बट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि कोल्ड वाटर में जो सोल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो यहाँ पर हायर रहती है इसलिए, ठीक है, तो ऑक्सीजन वहां पर ज्यादा डिजोल्व हुई होगी तो उनको वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा मिल जाएगी, इसलिए वो कोल्ड वाटर में ही रहते हैं कंफर्टेबल। सेकंड ऐसे ही है कि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर फॉर्म्स द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, ये भी सही है स्टेटमेंट। अब देखिए इसमें क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वो सोल्यूशन बनाते हैं, दो सॉल्यूशंस व्हिच शो द नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन वो सॉल्यूशन शो करेंगे फ्रॉम द रोल्स लॉ जिनके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है, जिनके बीच क्या बनेगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए कि वाटर एंड एसिड में अट्रैक्शन तो होनी ही है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और वाटर में भी बनते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है, इसलिए ये सोल्यूशन शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ, तो इसलिए इनमें बनते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। इस बात को रट लें, पॉजिटिव डेविएशन होगी तो बन जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ठीक है, वाटर एंड इथाइल अल्कोहल उसकी एग्जांपल है। तो एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर्स, ठीक है, सो यहाँ पर हमें बताया गया है कि एजियोट्रोप्स आर द बाइनरी मिक्सचर्स हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेस, यही होते हैं एजियोट्रोप, जिनकी के जो ऐसे मिक्सचर होते हैं जो कि बॉयल करते हैं एट द कांस्टेंट टेम्परेचर और उनके जो कंपोजिशन में कुछ भी चेंज बिल्कुल नहीं होता, उनको हम बोलते हैं एजियोट्रोप। तो दोनों स्टेटमेंट राइट्स हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, तो इसका आंसर भी सेकंड बन जाएगा अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस, ठीक है, वो आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, अदरवाइज आप हमारी एमसीक्यू असर्शन वाली वीडियोस को सुन सकते हैं, वहां से आपको इसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है गिव द टू डिफरेंस बिटवीन ए आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, हमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में डिफरेंस बताने हैं। सिंपल है, जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनके बीच जो ए एंड बी हमने मान लीजिए दो चीजों को ऐड किया है, ठीक है, उन दोनों के बीच जो अट्रैक्शंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं एज कंपेयर टू द ए अट्रैक्शन एंड बी अट्रैक्शन, ठीक है, मतलब बी की अपनी फोर्सेस एंड ए की अपनी फोर्सेस और ए बी की अट्रैक्शंस आपस में सिमिलर होती हैं और इसमें दोनों होती हैं डिफरेंट, इसमें होती हैं सिमिलर। देयर इज नो एंथैल्पी चेंज, देयर इज एंथैल्पी चेंज, देयर इज नो वॉल्यूम चेंज, देयर इज वॉल्यूम चेंज, ठीक है, इसमें रोल्स लॉ ओबे होगा, इसमें रोल्स लॉ डू नॉट ओबे, ये रोल्स लॉ को नहीं ओबे करते, दोज आर कॉल्ड द नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉर्मली हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ही होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हमारे पास बहुत ही थोड़ी देखने को मिलती है। तो रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नॉट इक्वल टू आ जाएंगे। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे हमें ये पूछा गया था कि स्टेट हेनरीज लॉ एंड गिव इट्स टू एप्लीकेशन। तो हेनरीज लॉ ने हमें क्या बताया था
कि प्रेशर ऑफ द गैस ओवर ए सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर किसी गैस का प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of gas dissolved in the solution। तो इसकी एक और स्टेटमेंट होती है कि गैस का जितना प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा ही गैस सोल्यूशन में डिसोल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला मिल जाता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर हम लगा लेते हैं KH, दैट इज नोन एज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होती है। एंड आल्सो KH अगर हाई होगा, ठीक है, KH अगर हाई होगा देन सोलुबिलिटी इज लो। ठीक है, याद रखिएगा, देन सोलुबिलिटी ऑफ गैस इज लो। ठीक है, और KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपको पूछी जा सकती हैं। ओके, तो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस बहुत ही यहाँ पर सिंपल होती हैं। इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज़ करते हैं, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, अगर प्रेशर हाई होगा तो गैस उनमें ज़्यादा डिजोल्व रहती है, प्रेशर लो कर देंगे तो गैस रिलीज हो जाएगी। इन द रेस्पिरेशन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर रहेगा बाहर उतनी ज़्यादा ही ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी। इसीलिए अगर हम किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पर जाते हैं तो हमें वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर लो होने के साथ सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने, सिंपल सी बातें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा इसकी एक और एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन इन द स्कूबा डाइविंग, तो वो आप लोगों ने बुक में से रीड कर देनी है। स्कूबा डाइविंग में इसे यूज़ किया जाता है, इसकी एप्लीकेशन है, वो आप लोगों ने ज़रूर रीड करनी है। आगे उस पर भी रीजनिंग क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl। NaCl का हमें बताया गया है मोलर मास दैट मस्ट बी एडेड टू द 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, दिस इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट सो दैट द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिप्रेस्ड बाय दिस। ठीक है, KF की वैल्यू हमें दी गई है। ओके, तो इसको सोल्व करते हैं। सिंपल है, फॉर NaCl मोलर मास दिया गया है गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, ए हमारा है सोलवेंट। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन याद रख लीजिए। बी का अमाउंट यानी कि हमें सोल्व करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NaCl, यानी कि सल्यूट का मास हमें सोल्व करना है, कितना ऐड करना है। ठीक है, आई यहाँ पर क्या है, वैसे तो आई वाले न्यूमेरिकल्स इस बार सिलेबस में है नहीं, बट ये वाला पूछा जा सकता है, दिस इज द सिंपल वन। आई का मतलब है कि NaCl ब्रेक होकर कितने आयंस बनाएगा, 2 आयंस बनाएगा, इसलिए 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। डेल्टा TF यानी कि यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 है, KF की वैल्यू दी गई है। अब फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद है देन देयर इज नो प्रॉब्लम, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सभी वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो नाउ फॉर्मूला इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू आई, यहाँ पर एक्स्ट्रा है, वैसे ये फॉर्मूला है KF ओवर MB WB ओवर WA इंटू 1000। तो हमें यहाँ पर सोल्व करना है इस बार WB को। ठीक है, तो WB को इस तरफ रख लेते हैं, बाकी सभी टर्म्स ऊपर दूसरी तरफ चली जाएंगी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, सभी वैल्यूज लगाएंगे तो सोल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को रोक कर आप लोग इसकी सोल्विंग ज़रूर करें साथ में। ठीक है, अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो वो खुद सोल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स को मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है और कैसे सोल्विंग करनी है वो भी बता दिया है। ठीक है, आगे है हमारे पास 7th, 5% aqueous solution of a non-volatile solute was made and its vapor pressure at this was found to be this one। ये solution का vapor pressure है। ठीक है, and vapor pressure of the pure water is this one। Calculate the molar mass of the solute। This is again upon the relative lowering of vapor pressure। ठीक है, relative lowering of vapor pressure के ऊपर है ये फिर से। ठीक है, तो पहले हमें स्टेटमेंट में से इंफॉर्मेशन बाहर निकालनी होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 5% एक्वा सोल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम सोल्यूट है, बाकी का वाटर। ठीक है, तो हमारा गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हो गया 5 ग्राम, गिवन अमाउंट ऑफ द सोलवेंट हो गया 95, मोलर मास हमें सोल्व करना है और मोलर मास ऑफ द वाटर ए वो हो गया 18। PA यानी कि प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, वेपर प्रेशर, वो हमें दिया गया था 745, और PA नोड यानी कि प्योर वाटर का भी हमें दिया गया है। नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ,
ठीक है, क्योंकि ये रोल्स लॉ से ही फार्मूला बनता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास क्या फॉर्मूला था, पी ए नोट माइनस पी ए ओवर पी ए नोट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ पी, जिसको कि हम अप्रोक्सीमेटली सॉल्विंग को इजी बनाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय ओनली द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, डिवाइड में से जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को यहाँ पर स्किप कर दिया जाता है, यानी कि एन बी ओवर एन ए ही ओनली हम रख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगा दिया, गिवन मास बाय मोलर मास, तो सभी की वैल्यूज लगाएं और एम बी को यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 48 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो सोल्विंग आप लोगों ने खुद करनी है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिव रीजन। ठीक है, सिंपल सिंपल से रीजंस हैं पूछे गए। मीट इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्गर टाइम बाय सॉल्टिंग। ठीक है, सॉल्ट ऐड कर कर क्यों उसको करते हैं, यहाँ पर यूज होगी ओस्मोसिस। ड्यू टू ओस्मोसिस बैक्टीरिया लॉसेस इट्स वाटर, जो उस पर बैक्टीरिया आएगा उसका वाटर बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण के वो जल्द ही मर जाएगा और वो खत्म हो जाएगा और मीट वहां पर खराब होने से बच जाएगा। ओस्मोसिस क्या होती है, अभी याद है किसी को? और याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। ओस्मोसिस होती है कि हम एक साइड पर रख लेते हैं लो कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, एक साइड पर है हायर कंसंट्रेशन वाला सोल्यूशन, बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सोलवेंट मूव करेगा लो टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, सोलवेंट मूव करेगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट, तो यहां पर हमारी सोल्यूट की ही कंसंट्रेशन की ओनली बात होती है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। आगे है व्हेन वाई, देंगे यहाँ पर वाई एयर इज डिल्यूटेड विद, यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर एयर इज डिल्यूटेड विद हीलियम इन द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स। तो स्कूबा डाइवर्स जो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर रखते हैं उसमें क्या ऐड किया जाता है, दैट इज हीलियम गैस। ये हेनरीज लॉ की एक एप्लीकेशन है। टू प्रिवेंट द बेंड्स, क्योंकि जो हमारी हीलियम गैस होती है इसकी सोलबिलिटी भी लो है। ठीक है, इसकी लो सोलबिलिटी है इसलिए, और इसका साइज भी छोटा है। ठीक है, साइज भी इसके एटम्स का स्मॉल होता है, क्योंकि जब हम अंडर द वाटर होते हैं हाई प्रेशर होता है, सभी गैसेस बहुत ही वहां पर हाई अमाउंट में ब्लड में डिसोल्व हो जाती हैं। जब हम ऊपर आते हैं तो वो सभी वहां पर इमीडिएटली अचानक से ही बाहर निकलती हैं ब्लड से, तो उस टाइम पर क्या हो सकता है, हमारे जो वेसल्स होंगी उनमें आ सकते हैं बेंड्स, यानी कि वो ब्रेक हो सकती हैं। इसलिए हम स्मॉल साइज के वहां पर कोई एटम्स यूज करते हैं और जिनकी सोलबिलिटी भी लो हो उनको यूज करते हैं, जो कि बेंड्स को रोक सके। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, दैट इज वेरी वेरी सिंपल, कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड ऑफ द फ्रॉम द सॉल्वेंट बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो फिर से मैं आपको ऑस्मोसिस के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर थी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मैंने आपको कहा था इस साइड पर हमें रखना है लो कंसंट्रेशन, तो हम लो कंसंट्रेशन की बजाय प्योर सॉल्वेंट भी रख सकते हैं, और इस साइड पर हम रख रहे हैं सोल्यूशन हाई कंसंट्रेशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट मूव करेगा इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ की मूवमेंट को रोकने के लिए हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना पड़ता है, ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर ओस्मोटिक प्रेशर है। अगर हम प्रेशर ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर यूज कर लें, ठीक है, अगर हम प्रेशर ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर यूज कर लें तो रिवर्स प्रोसेस होगी कि सोलवेंट इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमारे सोल्यूशन में से सोलवेंट दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएगा, मतलब कि हम अपने खराब पानी को साफ कर सकते हैं इस प्रोसेस के साथ। इसे हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना। कैसे होती है, अगर हम यहाँ पर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर ग्रेटर देन दी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर था, अगर हमने उससे ऊपर अप्लाई कर दिया तो सोलवेंट इस तरफ मूव होगा, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन एसीटोन इज एडेड टू द प्योर इथेनॉल। अगर इथेनॉल में एसीटोन ऐड किया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रोल्स लॉ शो होगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इथेनॉल
तो इथेनॉल क्या होता है C2H5OH, अल्कोहल है एक। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं, ठीक है। अल्कोहल्स में जो है यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने होते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पर ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जो एसीटोन है वो इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करवा देता है, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो होती है, यानी कि न्यू अट्रैक्शंस वीक हैं तो ज़्यादा वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है। इसके बाद है 11th, कैलकुलेट द सोलबिलिटी ऑफ द CO2 इन वाटर एट दिस टेम्परेचर अंडर 760 mm ऑफ Hg। ये हो गई प्रेशर की वैल्यू, ठीक है। एंड KH की वैल्यू हमें बताई गई है दिस में। KH के यूनिट्स को आप लोगों ने ध्यान से देखना है, अगर तो प्रेशर वाले हैं तो हमें ये फार्मूला लगाना है, अगर कोई और है तो हम इसकी जगह पर और फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, डिमेंशनलेस होती है, इसके कोई यूनिट्स नहीं होते। सो P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स, तो x हमें सोल्व करनी है सोलबिलिटी, सो दिस इज P ओवर KH, तो इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ से हमारा आंसर बन जाएगा सोलबिलिटी। काफी सिंपल है, ये था हेनरीज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सभी कुछ आपका इसमें हो रहा है वन बाय वन, रोल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद है प्रॉब्लम स्टेट द रोल्स लॉ। तो रोल्स लॉ क्या होता है एंड रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं ये भी हमें बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले रोल्स लॉ क्या है। रोल्स लॉ ने हमें बताया था कि जब वोलेटाइल लिक्विड्स को आपस में हम करते हैं मिक्स, तो किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो जैसे कि P इज इक्वल्स टू PA नोट प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, ऐसे ही B के लिए होगा, तो इसका मतलब कि टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रोल्स लॉ होता है। अब देखिए रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ में क्या सिमिलैरिटी है। इफ वी कंपेयर द बोथ इक्वेशंस ऑफ द रोल्स लॉ एंड हेनरीज लॉ, तो हमारे हेनरीज लॉ ने क्या कहा था, P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। बोथ आर रिलेटिंग प्रेशर with mole fraction. Both are pressure of the volatile component or gas is directly proportional to the mole fraction. तो दोनों में यही सिमिलैरिटी है कि दोनों लॉ प्रेशर को मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट करते हैं, बस डिफरेंस क्या है, उसमें गैस के लिए है और इसमें है वोलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, ओके। तो ये इनमें सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यहाँ पर कि आइडेंटिफाई विच लिक्विड विल हैव यहाँ पर हायर वेपर प्रेशर एट द 90 डिग्री सेल्सियस। दो लिक्विड्स हैं A एंड B, A का बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री सेल्सियस और B का है 180 डिग्री सेल्सियस। तो उसने पूछा है कि 90 डिग्री पर अगर दोनों को रखा जाए किसका वेपर प्रेशर हायर होगा। अब देखिए कि बॉयल होने के पास कौन है, A का बॉइलिंग पॉइंट लो है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के पास आ चुका है, इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर ही हाई होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो है यानी कि A का बॉइलिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब A का वेपर प्रेशर हायर होगा एट दिस गिवन टेम्परेचर देन द B, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट इज 5% सोल्यूशन ऑफ द यूरिया, न्यूमेरिकल है फिर से। 5% solution of the urea with the molar mass this one, calculate the osmotic pressure at this one। हमें ये दी हुई है T की वैल्यू, ये दिया गया है हमें मास और यहाँ पर है 5% सोल्यूशन, हमें ओस्मोटिक प्रेशर को सोल्व करना है, R की वैल्यू भी हमें बताई गई है। सो 5% यूरिया का मतलब क्या होगा, 5 ग्राम यूरिया इन दी 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। तो देखिए अब हमें यहाँ पर कुछ अजम्पशन खुद करनी होगी कि सोल्यूशन की वॉल्यूम एंड मास अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, तो हम इसे 100 ml ही अज्यूम करेंगे, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में हमें वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिल चुकी है 100 ml, मास भी मिल चुका है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, यहाँ पर मोलैरिटी यूज होती है, इंटू R इंटू टी। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास बाय द मोलर मास इंटू वॉल्यूम R इंटू टी। अगर वॉल्यूम हमारी ml में है तो ऊपर लगाएंगे हम 1000, सभी वैल्यूज लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा 20.5 एटमॉस्फेरिक,
ठीक है, तो सिंपल इसकी सॉल्विंग बन जाएगी। ओके, तो इसके बाद एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर और सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 15th, two aqueous solutions, one containing the 7.5 gram of the urea, उसका भी दिया गया है मोलर मास, एंड अनदर containing the this gram of the substance Z in 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो मतलब कि वेट ऑफ द सोलवेंट दोनों साइड पर सेम है, दो सॉल्यूशंस है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट बोथ सॉल्यूशन फ्रोज एट द सेम टेम्परेचर, मतलब कि दोनों में ही डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो हम इसको इक्वेट कर देंगे, तो हम मोलर मास ऑफ Z को सोल्व करेंगे। तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला याद हो तो सब कुछ हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो क्या फार्मूला था, KF इंटू WB ओवर MB, यानी कि ये सल्यूट डिवाइड में है सोलवेंट का मास, इधर भी सेम लगेगा। अब ये दोनों सेम है, इसको कैंसिल कर दें, 1000 को कर दें कैंसिल, KF को कैंसिल कर दें, सो ओनली क्या बच जाएगा, W यूरिया ओवर मोलर मास ऑफ यूरिया, और दूसरी तरफ WZ ओवर मोलर मास ऑफ Z। सभी की वैल्यूज यूज करेंगे, तो यहाँ से हम MZ को सोल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ऐसे ये आपके लिए सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, ये आप लोगों ने खुद सोल्व करना है। मैं आपको स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 4% वेट बाय वेट सोल्यूशन है सक्रोस का इन वाटर, जिसका के फ्रीजिंग पॉइंट ये बताया गया है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 5% ग्लूकोज सोल्यूशन इन द वाटर। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें जो KF की वैल्यू यहाँ पर है मिसिंग, उसके लिए हमें ये दो इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई हैं। मतलब हमें ऊपर वाले से KF को सोल्व कर कर इसमें यूज करना है, बस इतना हमारा मेन काम है। तो इसका सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग इजीली इसे देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों ने ऊपर वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व किया तो ये आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग सोल्यूशंस को अच्छे से देख लें। तो ये इसका सोल्यूशन है कंप्लीट। ओके, पहले हमें ऊपर वाले के लिए सोल्व कर लेना है सक्रोस के लिए। ठीक है, तो पहले हम सोल्व कर लेंगे फॉर द सक्रोस, तो उसमें से हमने KF की वैल्यू सोल्व कर ली है। बाद में हम ग्लूकोज वाले केस में इसे यूज कर लेंगे और वहां से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को सोल्व कर लेंगे। ओके, डिप्रेशन आ जाएगा तो बाद में हम उसको यूज कर कर हमारा आगे फ्रीजिंग पॉइंट सोल्व कर लेंगे, जो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273.15 होता है, उसमें से हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके बाद एक दो सिंपल सी प्रॉब्लम है कि कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर, वाई, क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट भी वाटर का इंक्रीज हो जाता है, जिसके साथ के फूड तक ज़्यादा हीट जा सकती है, इसलिए वहाँ पर कुकिंग हमारे लिए इजी हो जाती है। ठीक है, और सेकंड है कि RBC श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन द सलाइन वाटर, अगर हम उन्हें सलाइन वाटर में रखें तो वो श्रिंक हो जाते हैं ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि जो है वो सलाइन वाटर की हायर कंसंट्रेशन है, तो RBC के अंदर का जो वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, देयरफॉर वो वहाँ पर श्रिंक होते हैं। अगर हम उन्हें सिंपल वाटर में रखें, डिस्टिल्ड वाटर में, तो वो अब्जॉर्ब कर कर क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। ठीक है, फूल जाएंगे। तो ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ये सभी ओस्मोसिस की ही एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर अच्छे से बताया था कि सोलवेंट जो है वो मूव करता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, इसलिए ये सब कुछ होता है। ठीक है, सोलवेंट हमारा यहाँ पर कौन सा है, वाटर हमारा सोलवेंट है। ठीक है, सो आई होप कि आप सबको ये सभी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, और बाकी सभी चैप्टर्स की वीडियोस भी ऐसे ही 1 बाय 1 अपलोड होती रहेंगी, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।